नमस्कार दोस्तों। एक छोटे अंतराल के बाद हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं लोमेश शर्मा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के इस अध्याय में हमने अभी तक हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन के नामांकन, उनके IUPAC नाम, हेलो एल्केनों का विरचन विधियाँ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। रासायनिक गुणधर्म में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि आती है। ठीक है, और हमने कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे ब पॉइंट पे विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विलोपन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ये अपने एल्किल हैलाइडों द्वारा दर्शाई जाती है। क्या होता है देखिए, इसमें विलोपन अभिक्रियाओं में को किस तरीके से दर्शाया जाता है इसको मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यदि एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो HX अणु का बीटा विलोपन होता है एवं एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक तो है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एक एल्कोहलिक KOH इसमें भाग ले रहा है और दूसरा है इसके अंदर एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्कोहलिक KOH को हम उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड जो है वो मुख्य क्रियाकारक के रूप में काम करता है यहाँ पर। ठीक है, विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना, निकालना, बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर HX अणु जो है ये विलोपित होता है, ये जो HX अणु है ये विलोपित होता है। एल्कोहलिक KOH और एल्किल हैलाइड की जब अभिक्रिया होती है, एल्कोहलिक KOH और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है तो HX का विलोपन होता है। ठीक है, इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। अब इसको बीटा विलोपन नाम क्यों दिया गया है इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, यहाँ एक अभिक्रिया लिखी हुई है RCH2CH2Cl। RCH2CH2Cl उसका नाम लिखा हुआ है क्लोरोइथेन। ठीक है, अब यहाँ पर R जो समूह है वो कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। जिस कार्बन पर कोई भी हैलोजन समूह उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। हमेशा याद रखना पॉइंट आपको कि जिस हैलोजन जिस कार्बन पर उपस्थित है वो अल्फा कार्बन है और उसके जस्ट पास वाला होता है बीटा कार्बन। ठीक है, इस अध्याय के अंदर अब देखिए आप यहाँ पर ये जो अपने विलोपन अभिक्रिया है, ये जो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है जब, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन का विलोपन होता है और बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन से हैलोजन का विलोपन होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से हैलोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। तो इस तरीके से इसमें से HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एल्कीन हमें प्राप्त होती है। डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध का निर्माण इस जगह पर होता है। यहाँ पर CH और CH2 के बीच में एल्केन का निर्माण होता है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ठीक है, अब इसको बीटा विलोपन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन जो है इस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक नाम और है इसका जिसको हम कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया, दो नाम हो गए इसके। ठीक है, बीटा विलोपन अभिक्रिया और विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया, याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन या हैलोजन बाहर निकलता है, विलोपित होता है, इसलिए इसका नाम होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। HCl बाहर निकल रहा है, एक हाइड्रोजन और एक HCl है, एक Cl है, इसलिए इसका नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। ओके, एक दूसरा उदाहरण देखिए, CH2CH2 यानी कि यौगिक का नाम है CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन CH3CH2Cl। हैलोजन जिस कार्बन पर उपस्थित है वो है अल्फा कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन पर उपस्थित है वो है अल्फा कार्बन और इसके पास वाला बीटा कार्बन है। ये आपको बता रखा है मैंने कि अल्फा से निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो HCl बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्कीन यानी कि इथीन। तो एल्कोहलिक KOH की ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें इथीन हमें यौगिक प्राप्त होते हैं, यानी कि द्विबंध वाले यौगिकों का यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। विलोपन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का जो क्रम है वो निम्न प्रकार से रहता है। दो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। एक तो बताया गया है क्रियाशीलता का क्रम, वो भी किस हिसाब से, परमाणु 3 डिग्री परमाणु जो होता है एल्किल हैलाइड वो अधिक क्रियाशील होता है द्वितीयक और प्राथमिक से। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील है द्वितीयक और प्राथमिक से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हैलोजन के हिसाब से, तो RI जो है ये अधिक क्रियाशील होता है। आपको पता है आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चार आते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इनके ऊपर से नीचे जाने पर इनकी परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब RI का जो R और I के मध्य में जो बॉन्ड लेंथ है, बंध की लंबाई है वो ज़्यादा होगी, इसलिए RI में से I जो है वो आसानी से टूट के बाहर निकल जाएगा हैलोजन के रूप में। ठीक है, तो आपको दो बात याद रखनी है कि विलोपन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा होता है और एक RI का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब देखिए आप, हम आगे आएंगे तो एल्किल हैलाइडों के अंदर विलोपन अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक नियम लिखा हुआ है जिसका नाम है सेटजेफ का नियम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। यानी कि बोर्ड की अधिकांश परीक्षाओं में, बोर्ड की जो जितने भी साल की परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, उनमें अधिकतर सेटजेफ के नियम को पूछा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, आप सेटजेफ के नियम से क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से ही समझते हैं। पहले मैं आपका उदाहरण देता हूँ। देखो आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है CH3CH CH2 CH3 और CH पे Br लगा हुआ है। एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि हेलोजन जो Br है, ये Br जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन को आप क्या कहोगे? ये सही कहा आपने, वो होगा अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके पास वाला क्या होता है? बीटा कार्बन। इसके पास वाला क्या होता है? बीटा कार्बन। ठीक है, इसमें 2 बीटा कार्बन है। सेटजेफ का नियम बना क्यों? वो इस प्रकार के उदाहरणों के लिए बना है सेटजेफ का नियम। अभी तक आपने ऊपर जो उदाहरण पढ़े थे उन सब के अंदर एक ही बीटा कार्बन था, लेकिन यहाँ पर 2 बीटा कार्बन उपस्थित हैं। ठीक है, ये एक मुश्किल पैदा कर रहा है कि अब बीटा कार्बन 2 उपस्थित है। मैंने आपको क्या समझाया था कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ पर 2 बीटा कार्बन उपस्थित है, तो किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात देखने की है। देखिए, हम दोनों से निकाल देते हैं। चलो, हमने मान लिया इधर वाले से CH2 से भी निकाल देंगे, एक CH3 से भी निकाल देंगे, दोनों से निकाल देंगे तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। एक का नाम है 1 ब्यूटीन, एक का नाम है 2 ब्यूटीन। ठीक है, देखो आप, अगर मैं इस CH3 में से एक कार्बन बाहर निकालता हूँ तो हमें 1 ब्यूटीन प्राप्त होती है। डबल बॉन्ड एक Br को तो निकलना ही है। ठीक है, और पास वाले CH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमें 1 ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगी। डबल बॉन्ड बनेगा कहाँ पर? यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, द्विबंध बन जाएगा, तो ये 1 ब्यूटीन प्राप्त हुई। अब अगर मैं इस CH2 से, ये जो बीटा कार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो फिर क्या बनेगी? 2 ब्यूटीन बनेगी। अब देखो, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, 2 यौगिक प्राप्त हो गए हमारे सामने। ठीक है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से अधिक प्राप्त होने वाला उत्पाद है 81%, 81% 2 ब्यूटीन, ये केवल 19% प्राप्त होता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 2 ब्यूटीन। ऐसा क्यों हुआ है? इसे समझाया था सेटजेफ के नियम ने। सेटजेफ का रूल जो है वो ये समझाता है। देखो, सेटजेफ का नियम क्या होता है? सेटजेफ के नियम के अनुसार क्या है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, ये सेटजेफ का नियम है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध के दोनों ओर अधिक मात्रा में एल्किल समूह उपस्थित हैं, या अधिक संख्या में एल्किल समूह उपस्थित है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध के दोनों ओर अधिक संख्या में एल्किल समूह उपस्थित है। देखो, 81% बन रही है 2 ब्यूटीन। अब देखो आप, यहाँ पर यह है आपके सामने द्विबंध, ये द्विबंध है, इसमें द्विबंध के एक तरफ एक CH3 है, द्विबंध के दूसरी तरफ दूसरा CH3 है, मतलब यहाँ पर 2 एल्किल समूह उपस्थित है। लेकिन 19% जो बन रही है, 19%, ये द्विबंध है, इस द्विबंध के एक तरफ एक भी एल्किल समूह उपस्थित नहीं है और एक तरफ एक एथिल समूह उपस्थित है, एक ही एल्किल समूह उपस्थित है C2H5। इसका मतलब 81% 2 ब्यूटेन प्राप्त होगी क्योंकि इसमें द्विबंध के दोनों तरफ अधिक संख्या में क्या उपस्थित है? एल्किल समूह उपस्थित है। यही सेटजेफ का नियम है, ध्यान रखना होगा आपको, अच्छी तरह याद रख लेना इसको। सेटजेफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, ये है आपके सेटजेफ का नियम। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेटजेफ का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो आपको ये उदाहरण दे सकते हो आप इसके अंदर। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, जो है नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी आती है धातुओं से अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। बहुत वेल नोन अभिक्रिया जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, जिसको हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया में आप जानते हो कि एल्किल हैलाइड के 2 मोल आपको लेने हैं, RX के आपको 2 मोल लेने हैं, ये वाला एक RX, ये वाला एक RX। सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, शुष्क ईथर के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी है। इससे हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे, और वो भी कौन से वाले हाइड्रोकार्बन? एल्केन प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे आपने एक CH3I प्लस CH3I से अभिक्रिया कराई सोडियम की उपस्थिति में, तो CH3CH3 हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वुड्स अभिक्रिया जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करके और क्या बना रहा है? एल्केन का निर्माण कर रहा है। तो ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, किसके साथ में? सोडियम के साथ। दूसरी अभिक्रिया है लिथियम के साथ अभिक्रिया। देखो, लिथियम जो है वो क्या प्राप्त होता है उससे, जब लिथियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है इसकी, तो CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन की अभिक्रिया लिथियम से कराई ईथर की उपस्थिति में, तो CH3CH2Li प्राप्त हुआ। ओके, LiBr बाहर निकल गया, 2 लिथियम के उपस्थित है, एक Li इसके साथ में और एक Li बाहर निकल जाता है, तो CH3CH2Li प्राप्त हुआ। इसका नाम है एथिल लिथियम। ठीक है, एथिल लिथियम एक कार्ब धात्विक यौगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, रसायन विज्ञान की बहुत बड़ी शाखा है कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, कई शोधकर्ताओं ने इस पर PhD की हुई है, कार्ब धात्विक यौगिकों पर केवल।
ठीक है। तो एथिल लिथियम इससे प्राप्त होता है लिथियम से अभिक्रिया करने के बाद में। यही अभिक्रिया कराई जाए अगर जिंक के साथ में, ठीक है। तो जिंक के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देखो CH3CH2Br की अभिक्रिया जिंक से करा दी हमने, तो यौगिक क्या प्राप्त होता है डाई एथिल जिंक। मतलब कि देखो आपने दो अणु लिए हैं एथिल के CH3CH2Br, तो दोनों CH3 और CH2 के बीच में एक जिंक उपस्थित हो जाता है बस। इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, बीच में एक जिंक आ गया, इसको बोलते हैं हम डाई एथिल जिंक। ठीक है, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, ये है डाई एथिल जिंक। इसी डाई एथिल जिंक का एक अभिकर्मक के रूप में ये फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, इस अभिकर्मक को याद रखना, परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या कहते हैं, उसके रसायन अभिक्रिया बताइए। ये ऐसे पूछते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक को बनाने की विधि बताइए, तो डाई एथिल जिंक को ही फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये हो गई जिंक से अभिक्रिया। जिंक से अभिक्रिया कराने के बाद में हमारे पास में है ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण। देखो ग्रिनियर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने ग्रिनियर अभिकर्मक बनाया था, और ग्रिनियर अभिकर्मक जो है उसका सूत्र होता है RMGX। ठीक है, ये है ग्रिनियर अभिकर्मक जिसको हम कहते हैं RMGX। जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो अधिकतर अभिक्रियाएं शुष्क इस ईथर की उपस्थिति में कराई जा रही है। उसका कारण क्या है, ये सारी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, जिनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। तो एल्किल हैलाइड जो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया बनाती है RMGX बनाती है। ठीक है, जैसे अगर आपने ये अभिक्रिया करा दी CH3Mg मैग्नीशियम से करा दी, CH3I की, या C2H5Br की अभिक्रिया कराई आपने मैग्नीशियम से, तो एक तरफ बन गया आपका CH3MgI और एक तरफ बन गया CH3CH2MgBr। ठीक है, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, दोनों के अंदर हैलोजन लास्ट में रहेगा और कार्बन की चैन पहले रहेगी। इसको हम बोलते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक। ठीक है, नाम भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। पहले एथिल आ रहा है तो पहले एथिल नाम, पहले एथिल आ रहा है तो पहले हम एथिल का नाम लिख देंगे एथिल, फिर मैग्नीशियम आ गया मैग्नीशियम, फिर ब्रोमाइड, फिर ब्रोमाइड, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और सामान्य नाम इसका ग्रिनियर अभिकर्मक है। इस प्रकार से हम मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया लेड सोडियम से अभिक्रिया। देखो लेड सोडियम जो होता है उसका सूत्र ये होता है PbNa, ये एक मिश्र धातु है PbNa। इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है इस एल्किल हैलाइड से, तो हम यहाँ 4 अणु लेते हैं, क्योंकि देखो 4 अणु लेने का मतलब ये है कि यहाँ से यौगिक जो प्राप्त होगा वो होगा टेट्रा एथिल लेड, TEL, जिसको हम कहते हैं टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ये जो टेट्रा एथिल लेड है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, पेट्रोल के शोधन करने में। ठीक है, तो टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है, नॉकिंग रिएजेंट है ये। ठीक है, तो ये एक टेट्रा एथिल लेड जो है उसको हम बना सकते हैं RX की अभिक्रिया PbNa से अभिक्रिया करा के, लेड सोडियम से अभिक्रिया करा के। ये हो गई आपके धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बाद आपने पढ़ी विलोपन अभिक्रियाएं, फिर तीसरे नंबर पर आपके आई धातुओं से अभिक्रिया। अब चौथी अभिक्रिया है अपचयन। देखिए इसमें क्या किया हुआ है, एल्किल हैलाइड का अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये परिवर्तन में अभिक्रिया बहुत ज़्यादा काम आती है कि किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर आपको परिवर्तित करना है हाइड्रोकार्बन के अंदर, एल्केन के अंदर, तो ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर C2H5Cl आपके पास, इसमें आपने ट्वाइस H की उपस्थिति में अभिक्रिया गई तो इथेन बन गई, C2H6 CH3 प्राप्त हो गया, इथेन, HCl रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि एक अपचयन अभिक्रिया है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अपचयन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, कोई ना कोई हमें ऐसे अभिकर्मक चाहिए जो अपचयन करेंगे। तो देखो महत्वपूर्ण अभिकर्मक कुछ यहाँ दिए हुए हैं, जिंक प्लस HCl, Na+C2H5OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और लाल फॉस्फोरस प्लस HI। ये कुछ 4 प्रकार के यौगिक हैं जो कि अपचयन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन करते हैं किसी एक यौगिक का। तो यहाँ पर हम जो पढ़ा है हमने कि एल्किल हैलाइडों का अपचयन करने पर हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और धातुओं से अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रियाएं, ये एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ खत्म होती हैं। ओके।